शादी के 7 साल के बाद दहेज केस मान्य नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा अपनी जजमेंट के थ्रू की एफआईआर दर्ज करने के बीच लगभग 7 वर्षों की देरी को शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए मामला जो है मानने योग्य नहीं है और इस केस को क्या किया जाता है, क्वेश किया जाता है जी। और क्वेश कर दिया 25 मार्च 2026 को। इसके अलावा 5-7 बातें और सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि अगर पत्नी ने एफआईआर के अंदर वो बातें लिखवाई है तो वो मामला भी जो है क्वेश होने के लायक जो है बन जाता है। कौन सा, अगर किसी भी रिश्तेदार का नाम पत्नी ने लिखवाया है और वो रिश्तेदार अगर उस हस्बैंड वाइफ के साथ में नहीं रहता, यानी कि दूर रहता है। इस केस में हस्बैंड वाइफ गाजियाबाद रहते थे और उसके सास ससुर ननद जो है वो कानपुर में रहते थे, तो उनके ऊपर मामला नहीं चलेगा जी, क्योंकि वो उनके साथ में नहीं रहते थे। तो यही माना जाएगा कि भाई उन लोगों का नाम जो है सिर्फ उनसे दुश्मनी निकालने के लिए, उनका अपमान करने के लिए ही लगाया गया। इसके अलावा अगर उसने कोई भी घटना बताई है तो उस घटना को उसको समय बताना पड़ेगा, उसको दिन बताना पड़ेगा, उसको वो जो तारीख भी बतानी पड़ेगी। और अगर ऐसी कोई घटना का उसको कोई दिन तारीख याद ही नहीं है, मतलब वो घटना सिर्फ एक मन घड़त मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके अंदर हम जो चीजें हम इसमें देखने वाले भी है। इसके अलावा अगर उसने कोई भी चोट के बारे में जिक्र किया कि मेरे को लात मारी है, पिटाई की है, मेरे को चोट मारी है, तो उस लड़की के पास में उसका मेडिकल होना चाहिए जी। और मेडिकल नहीं है मतलब ये आरोप भी जो है मानने योग्य नहीं है। इसके अलावा एक स्पेशल चीज बताइए कि अगर लड़की ने दहेज केस के अंदर 313 का मुकदमा भी साथ में लगवाया है। 313 का होता है जी गर्भपात के लिए, कि भाई जबरदस्ती जो है मेरा भाई गर्भपात इन्होंने करवाया है। तो गर्भपात जो करवाया है उसके लिए डॉक्टर की रिपोर्ट होना जरूरी है, और अगर डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है तो मतलब वो चीज़ भी मानने योग्य नहीं है। और एक स्पेशली चीज़ इस जजमेंट के अंदर जो बताई है वो बता दी 354 के लिए। 354 होता है छेड़खानी के लिए, 354 का मुकदमा। इस केस में इस वाइफ ने अपने ससुर के ऊपर 354 का मुकदमा लगाया था कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा है। अब वो ससुर जो है वो एक सीनियर सिटीजन है, तकरीबन 73 ईयर ओल्ड मैन है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई आप इतने सीनियर सिटीजन के ऊपर 354 का जो आप आरोप लगा रहे हो कि इसने मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ा है, कोई सबूत है? तो उसके लिए सबूत नहीं है, तो वो मामला भी जो है मानने योग्य नहीं है। और स्पेशली बता दिया कि अगर आपकी 7 साल तक शादी बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, 7 साल तक आपके बीच में कोई भी कंप्लेन नहीं थी, तो 7 साल के बाद दहेज मांगना और आपको दहेज के लिए तंग करना कोई यकीन होने वाली बात नहीं है। यानी कि 7 साल के बाद जो है आपका मामला जो है मानने योग्य नहीं होगा। और इसको क्या कर दिया, इस एफआईआर को क्वेश कर दिया जी, और इन लोगों को यहां से बरी कर दिया इस जजमेंट के अंदर। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था। और ये जजमेंट बहुत काम का, बहुत पावरफुल जजमेंट है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर दहेज का कोई झूठा केस चल रहा है, उनके लिए। देखो, एक पुलिस स्टेशन के अंदर यहां पे बताया गया है जिला खीरी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। किस मुकदमे के तहत में? 498 है, 323, 313 और 354 का मुकदमा। ये सभी आप जानते हो, 354 के लिए छेड़खानी होता है, 498 है दहेज, 323 मारपिटाई, 313 का जो होता है बिना सहमति के किसी का गर्भपात करना। और फिर ये फैमिली वाले कहाँ गए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर चले गए इस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि भाई आपके ऊपर मामला चलने के लायक है, आपका मैं मामला क्वेश नहीं करूंगी। और अब ये लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए, जो जजमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। अब मामला क्या था? मामला ये था कि शिकायतकर्ता ने बताया कि भाई शादी के बाद भाई मेरे को तंग परेशान करना स्टार्ट कर दिया, 8.5 लाख रुपए की डिमांड की कि मेरे को दहेज में कार चाहिए, कार नहीं मिली तो भाई शिकायतकर्ता को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद में जो है एक भाभी के ऊपर आरोप लगाया था कि जो पति था, पति की जो भाभी थी वो उसके लिए भड़काती थी कि भाई तेरी वाइफ के पहले से अफेयर चल रहे हैं, ये किसी और के साथ थी। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक जो ना बनने का कारण है वो हस्बैंड की भाभी भी है, भाभी के ऊपर भी आरोप यहाँ पे लगा। इसके बाद में वो 2 महीने की गर्भवती हो गई थी 2017 के अंदर। उसको एक कमरे में ले गए, कमरे में उसको घसीट के पीटा, साथ में ननद भी थी, उसके पेट पे लात मारी, जिससे उसका क्या हो गया जी? गर्भपात हो गया। इसके बाद में दिवाली के अवसर पर वो अपने सास ससुर के घर कानपुर रहने की गई, वहां पे भी उसके साथ में उत्पीड़न हुई, उसको थप्पड़ मारा और फिर उसको जो उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। ये लड़की की तरफ से हम जो लड़की की एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, आप ये देख सकते हो। फलानी तारीख को उसको क्या किया जी? उसके पति ने घसीट के उसको जबरदस्ती उसके गहने छीन के और उसको वैवाहिक घर से निकाल दिया। और फिर वो पुलिस के पास गई, पुलिस में जाके उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। और हस्बैंड ने क्या किया? इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक रिट लगाई कि भाई मेरे साथ में जो है भाई जाती हुई है, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया जी? बोला कि संज्ञेय अपराध है, इसलिए भाई हम आपके मामले को क्वेश्चन नहीं करते हैं, इस मामले पर ट्रायल चलना चाहिए। और उससे व्यथित होकर कहाँ गए? उससे व्यथित होकर आ गए जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो शादी थी इस तारीख को तकरीबन 6 साल 7 महीने हो गए, तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल तक शिकायतकर्ता द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।
किसी भी तरह का हमारे बीच में विवाद नहीं है। और रही बात गर्भपात संबंधी आरोप सब अस्पष्ट हैं, क्योंकि एफआईआर में न तो घटनास्थल उल्लेख किया गया, न ही घटना की कोई तिथि है, समय है। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में गर्भ व्यवस्था का कोई प्रमाण या गर्भ व्यवस्था संबंधी कोई चिकित्सा नोट वगैरह कुछ भी सबूत नहीं दिए हैं। और जो रिश्तेदारों के जो नाम वगैरह लगाए सब के सब क्या है, मनगढ़ंत है। इस यानी कि हस्बैंड ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आके इन सभी आरोपों से मना कर दिया कि मेरे खिलाफ जो आरोप हैं सरासर झूठे लगाए गए हैं जी। अब आप एक केस को मोटा मोटा समझ गए होंगे कि जर्नली केस क्या चल रहा है, लड़की ने क्या आरोप लगाए थे और लड़के ने भाई कैसे उन आरोपों से जो है इनकार किया। अब हमारा जो मेन काम है वो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, ये पैरा नंबर 21 है ना, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग। प्रारंभ में हम ये रेखांकित उजागर करना महत्वपूर्ण समझते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कह रहा है इस केस के ऊपर। अब हम वो देख लेते हैं। आपको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लिखी हुई एक बात जजमेंट के अंदर पत्थर पे लकीर है, इसकी कहीं अपील नहीं है, इसलिए फाइनली मानी जाती है। और यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, शिकायतकर्ता के ससुर वाले, इस एफआईआर के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पति विवाह के समय उसके परिवार की सामाजिक स्थिति के अनुसार उपहार दिए थे। उसके बाद जो है विवाह के पहले ही दिन जब शिकायतकर्ता अपने ससुराल में रहने लगी तो 8.5 लाख रुपए की डिमांड की, एक कार मांग ली उन्होंने। और शिकायतकर्ता की जो साली यानी कि उसकी जो भाभी है, शिकायतकर्ता विवाह से बाहर अवैध संबंध के बारे में झूठे आरोप लगा के पति को उकसाती थी। और सबसे पहले दहेज की मांग शिकायतकर्ता, ये जो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी है ना, इन सभी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई तुम्हारा जो मेन मसला है ना वो ये है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के पति को कथित विवाहतर संबंध में उकसाने के संबंध में भाभी के खिलाफ लगाए गए आरोप के बारे में अभियोजन पक्ष कोई विशिष्ट विवरण प्रदान करने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आपने भाभी के ऊपर आरोप लगाए है ना कि भाई इसकी भाभी इसको उकसाती है कि मेरे कहीं और संबंध हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनने देती, तो इसके लिए लड़की के पास में कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए भाभी से क्या निकाल दिए, आरोप निकाल दिए जी। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जुलाई 2000 भाभी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के कमरे में जबरदस्ती घुस के उसको रोका। जबरदस्ती पति ने शिकायतकर्ता के पेट पे लात मारी, ये अबॉर्शन के लिए, जिसके उसका गर्भपात हो गया। आरोप पत्र है कि इसमें संलग्न चिकित्सा रिपोर्ट का ध्यान में देखने पर आईपीसी की धारा 313 के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, यानी कि जो भी उसने ऐसी कोई रिपोर्ट लगाई है उसको देखते हुए 313 का कोई आरोप बनता ही नहीं है। चिकित्सा रिपोर्ट में ऐसी किसी विशेष चोट का उल्लेख और वर्णन नहीं है जो शिकायतकर्ता के दावे से संबंधित हो, यानी कि 313 का जो इसने आरोप लगाया वो भी सरासर झूठा लगाया है और ये झूठा साबित हो चुका है। देन इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब आगे बता दिया, यह उल्लेख करना उचित होगा कि कथित घटना और एफआईआर दर्ज करने के बीच लगभग 7 वर्षों की देरी को शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कि अगर ये कह रही है ना कि 2017 में मेरे साथ में अबॉर्शन मेरा किया गया था, पेट पे लात मारी गई थी, मेरी मार पिटाई की गई थी, और 7 साल के बाद ये एफआईआर दर्ज करवा रही है, तो इतना लेट क्यों? 7 महीने लेट हो सकता है आदमी, 1 साल लेट हो सकता है, 7 साल लेट क्यों? यानी कि जो घटना इसने बताई है 2017 की घटना हमने ऊपर देखी थी, मुकदमा है अब, तो 7 साल के बाद कौन से ज्ञान के चक्षु जागे? इसलिए हमें संदेह है भाई इस देरी के लिए उसने कोई कारण नहीं बताया है और इसलिए ये मामला भी गया यहाँ से भी। देन इसके बाद में फिर आ जाते हैं, फिर आ गया ससुर के विरुद्ध 354 के तहत अतिरिक्त आरोप हैं, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने शिकायतकर्ता का हाथ जबरदस्ती पकड़ा, यौन रूप से अनुचित व्यवहार किया। धारा 354 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए यह निर्धारित करने का अंतिम मापदंड कि किसी महिला की गरिमा का हनन, हमला या अपमान हुआ है या नहीं। आपराधिक अकृत्य ऐसा होना चाहिए जिससे महिला की सलीनता को ठेस पहुंचे। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री जांच करने पर हमें उक्त आरोप पत्र का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। यानी कि 354 का जो आरोप लगाया वो भी झूठा लगाया, कोई उसके खिलाफ में लड़के के पास में सबूत नहीं है। देन इसके बाद आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए, है ना। इसलिए हाई कोर्ट का जो आदेश है वो हम रद्द करते हैं और शिकायतकर्ता की भाभी और सास ससुर के खिलाफ अपीलकर्ताओं के संबंध में निरस्त किए जाते हैं। यानी कि जो सारे आरोप हैं इनसे इनको निरस्त कर दिया, बरी कर दिया। कब कर दिया? 25 मार्च 2026 को। उम्मीद करूंगा ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। देखो जो जो आरोप लगाए थे हमने उसके पॉइंट देख लिए, बाकी पूरा जजमेंट पढ़ने का ये केस नंबर है, जिसको केस नंबर चाहिए। तो अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है भाई आपके खिलाफ, आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई जजमेंट वगैरह ना वर्क नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है, वर्क करना आना चाहिए, सारी चीज़ें वर्क करती हैं। आप कोर्ट में रख सकते हो, ये भी तो किसी एडवोकेट साहब ने रखी होगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
है ना। तो जब वो कर सकते हैं तो आपके एडवोकेट साहब भी कर सकते हैं। और अगर आपके केस में भी ऐसा है कि किसी ने आरोप लगा दिए पर कोई सबूत नहीं है सामने वाली पार्टी के पास में, तब भी आप क्या कर सकते हो जी, देखो बिना सबूत जब इनको क्वेश कर दिया, इनको वहाँ से निरस्त कर दिया, बरी कर दिया, तो आप अपनी फैमिली को भी निरस्त करवा सकते हो। उम्मीद करूँगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।